सर्द सुबह का वो पल जब लखनऊ के एक छोटे से थाने में गूंजा सच का साहस। एक महिला ने पूरे सिस्टम को चुनौती दे दी, पर कोई नहीं जानता था कि वो साधारण औरत नहीं, भारतीय सेना की बेटी थी। आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस हिम्मत की मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में कहीं ना कहीं सोई हुई है। कभी आपने सोचा है, अगर आपके सामने अन्याय हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप भी आराध्या की तरह सच्चाई के लिए खड़े हो पाएंगे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा पल जो आपकी सोच बदल देगा। नीचे कमेंट में हमें बताइए, आप इस वक्त कहां से देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अपना शहर का नाम और एक इमोजी जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले हमारी यह कहानी भारत के किस कोने तक पहुंच रही है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन दबाइए, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। साल था 2016। दिसंबर की ठंड अपने चरम पर थी। लखनऊ की गलियां सफेद धुंध में लिपटी हुई थीं, जैसे शहर ने खुद को किसी रहस्य में छुपा लिया हो। सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ों से ओस की बूंदें गिर रही थीं, और हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी खामोशी घुली थी। इसी खामोशी को चीरती हुई एक महिला के कदमों की आहट सुनाई दी। कदम तेज थे पर नपे तुले। वो थी लेफ्टिनेंट काव्या राठौर, भारतीय सेना की एक अनुशासित और साहसी अफसर। उस दिन उसने वर्दी नहीं पहनी थी, बस एक काला ओवरकोट, गले में हल्का सा दुपट्टा और आंखों में वो सुकून जो केवल सच्चाई के साथ चलने वालों के पास होता है। उसके हाथ में कुछ कागज थे, छोटे भाई आरव राठौर की मोटरसाइकिल के दस्तावेज। एक हफ्ता पहले बिना किसी ठोस वजह के पुलिस ने बाइक जब्त कर ली थी। आज वो वही बाइक वापस लेने आई थी। चलते हुए उसने खुद से कहा, शायद बस कुछ कागजी औपचारिकता होगी, सब शांति से हो जाएगा। पर जैसे ही उसने गोमती नगर थाने के गेट में कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे वो किसी साधारण इमारत में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के दरवाजे में प्रवेश कर रही हो जहां हर दिन सच्चाई और भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी जाती है। काव्या ने आसमान की ओर देखा। धुंध के पार कहीं सूरज छुपा था, जैसे न्याय भी इस दुनिया में कहीं छुपा हुआ हो। उसने गहरी सांस ली और अंदर बढ़ता गई। थाने के भीतर की हवा भारी थी। पुराने कागजों की गंध और सीलन भरी दीवारों के बीच ऊपर चलता पंखा हर चक्कर में एक टिक टिक की आवाज कर रहा था, जैसे किसी की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा हो। सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। लेफ्टिनेंट काव्या राठौर ने रिसेप्शन काउंटर के सामने जाकर कहा, नमस्ते सर, मैं अपने भाई आरव राठौर की बाइक लेने आई हूं। ये सारे दस्तावेज हैं। काउंटर के पीछे सब इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा बैठा था। 40 के आसपास की उम्र, पर चेहरे पर अनुभव से यादा एक अजीब सा घमंड था। उसने ऊपर देखा भी नहीं, बस बेमन से बोला, रख दीजिए, इंतजार कीजिए। काव्या कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, सर, क्या आप बता सकते हैं प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? प्रताप ने अब नजर उठाई। होठों पर हल्की मुस्कान थी, पर उस मुस्कान में व्यंग्य था। उसने कहा, मैडम, अगर चाहें तो काम जल्दी हो सकता है, बस थोड़ी मदद करनी होगी। काव्या की भौहें सिकुड़ गईं। भीतर हल्का गुस्सा उठा, पर उसने उसे ठंडी सांस में दबा लिया। उसने पूछा, कौन सी मदद? प्रताप कुर्सी पर पीछे टिक गया। आवाज में अहंकार भरते हुए बोला, बस ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ कागर से यादा नकद बोलता है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। बाहर की ठंडी हवा खिड़की के शीशों से टकरा रही थी और कागजों के पन्ने हल्के से हिल रहे थे। काव्या ने बहुत शांत स्वर में कहा,
सर, मैं भारतीय सेना में हूँ। हमें सिखाया जाता है कि कर्तव्य बिकता नहीं। प्रताप की मुस्कान मिट गई। उसकी आवाज अचानक कड़क हो उठी। यहाँ सेना नहीं, पुलिस स्टेशन है, और यहाँ नियम वही चलते हैं जो हम कहते हैं। काव्या की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। उसने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, फिर भी मैं वही करूंगी जो नियम कहते हैं। कृपया मेरे कागज आगे बढ़ा दीजिए। कमरे में एक पल को हवा थम सी गई। प्रताप ने खींचते हुए फाइल बंद की और कहा, जाइए ऊपर इंस्पेक्टर विजय शर्मा से बात कर लीजिए, शायद वो समझा देंगे। काव्या ने बिना कुछ कहे सर हिलाया और आगे बढ़ गई। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने अपने पिता कर्नल देवेंद्र राठौर के शब्द याद किए, जब सत्ता सामने हो, सर झुकाने का मन करे तो सोचो क्या तुमने वर्दी इसलिए पहनी थी। उस एक याद ने उसके भीतर की ठंडक को ताकत में बदल दिया। जैसे ही वो बाहर निकली, कोहरे की एक और परत शहर पर उतर आई थी। हवा अब और ठंडी हो गई थी, पर काव्या के भीतर एक अजीब सी गर्मी थी। वो गर्मी जो केवल सच्चाई पर टिके इंसान को मिलती है। उसने अपने कदम तेज किए और सीढ़ियां चढ़ते हुए महसूस किया कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ऊपर मंठिल की सीढ़ियां धूल और थकान से भरी थीं। दीवारों पर झड़ता हुआ रंग और पुराने नोटिसों के पीले पड़े कागज किसी पुरानी व्यवस्था की चुप्पी जैसे टंगे हुए थे। काव्या ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ हवा थोड़ी ठंडी और भारी होती जा रही थी। ऊपर के कमरे के बाहर एक पट्टिका लगी थी, इंस्पेक्टर विजय शर्मा, थाना प्रभारी, गोमती नगर। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई, आइए। कमरे में हल्की धूप धुंध को चीरती हुई फर्श पर फैल रही थी। विजय शर्मा फाइलों में झुके बैठे थे, लगभग 45 की उम्र, चेहरे पर शक्ति और आंखों में सत्ता का आत्मविश्वास। उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा, कहिए मैडम, क्या काम है? काव्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सर, मैं अपने भाई आरव राठौर की बाइक लेने आई हूं। ये सारे दस्तावेज हैं। विजय ने फाइल बंद की कुर्सी पर पीछे झुकते हुए मुस्कुराया, तो आप वही हैं जिसकी वजह से सब इंस्पेक्टर परेशान है। फिर उसने कागजों पर नजर डाली और बोला, कागज सही हैं, पर आपको पता है ना, असली प्रक्रिया यहाँ की मेज पर तय होती है। काव्या ने भौहें उठाईं, सर, चालान में 500 लिखा है, बाकी किस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं? विजय ने हल्की हंसी के साथ कहा, कागजों में बहुत कुछ लिखा होता है, पर असली नियम यहाँ चलते हैं जो मैं कहूं। उसकी आवाज में वो ठंडापन था जो डर पैदा करता है। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी। कुछ क्षणों तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, सर, मैं रिश्वत नहीं दूंगी, कृपया नियमानुसार कार्यवाही कीजिए। विजय का चेहरा तन गया। उसने मेज पर हाथ मारा। आवाज गूंज उठी, यहां कानून नहीं, पुलिस बोलती है। वह अचानक उठकर आगे बढ़ा और उसके कंधे को हल्के से धक्का दे दिया। उस एक धक्के ने समय को कुछ पल के लिए रोक दिया। काव्या की सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को संभाला। उसी क्षण उसे अपने पिता कर्नल देवेंद्र राठौर की बात याद आई, सम्मान की रक्षा शब्दों से नहीं, साहस से होती है। उस एक याद ने उसके भीतर कुछ जगा दिया। अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि वही लौ थी जो किसी सैनिक की आत्मा में जलती है। वो सीधी हुई और दृढ़ स्वर में बोली, इंस्पेक्टर शर्मा, आपने अभी बहुत बड़ी गलती की है। कमरे में एक अजीब चुप्पी फैल गई। बाहर से आती हवा अब जैसे कमरे की दीवारों पर अटक गई थी। विजय का चेहरा लाल हो गया। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? काव्या ने उसकी आंखों में सीधे देखा और शांति से कहा, हाँ, एक ऐसे इंसान से जो अपनी वर्दी की इज्जत भूल चुका है। उसके शब्द धीमे थे, पर उनमें तलवार की धार थी। विजय ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में अटक गए। काव्या ने बिना हिचकिचाए अपना मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया और कहा, कहिए।
आपका नाम और पद क्या है, दोहराइए वो सब जो आपने अभी कहा। विजय का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में मौजूद दो पुलिसकर्मी पीछे हट गए। हवा में एक ठंडी बेचैनी थी। काव्या की आवाज अब भी शांत थी। किसी को डरने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अनुशासन सिखा रही हूं। विजय की आवाज अब कांप रही थी। आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं? काव्या ने ठंडे स्वर में कहा। क्योंकि जब अन्याय की कहानी लिखी जाती है तो साक्षी उसका पहला अध्याय होता है। उसकी आंखें स्थिर थीं, सांसें संतुलित, जैसे भीतर कोई तूफान थम गया हो। कुछ पल तक कमरे में बस हवा की सरसराहट थी। काव्या ने धीरे से मोबाइल नीचे किया और महसूस किया कि उसके भीतर का कोई पुराना डर अब राख बन चुका है। सच्चाई जब खड़ी हो जाती है तो सबसे ऊंची लगती है, और उस दिन उस छोटे से कमरे में सच्चाई सचमुच सबसे ऊंची थी। वो उसी सुबह की बात थी जब बाहर की ठंड भीतर के तनाव से भी भारी लग रही थी। कमरे में सन्नाटा पसरा था। इंस्पेक्टर विजय शर्मा की आंखों में अब वही डर था जो किसी अपराधी की आंखों में होता है जब सच उसके सामने खड़ा हो। काव्या का कैमरा अब भी चालू था। उसकी सांसें स्थिर थीं पर भीतर का रक्त उबल रहा था। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे किसी दस्ते ने एक साथ कदम बढ़ाए हों। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और 4-5 पुलिसकर्मी अंदर आ गए। उनके पीछे खड़ा था सब इंस्पेक्टर प्रताप वर्मा, जो अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था। उसके चेहरे पर हड़बड़ाहट थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, सर क्या हो रहा है? यहां उसकी नजर फर्श पर बिखरे कागजों और विजय के झुके चेहरे पर पड़ी। कमरे में मौजूद हर की कोई कुछ पल के लिए चुप रहा, मानो हवा ने भी अपनी चाल रोक ली हो। तभी बाहर से एक और आवाज आई, गहरी, सख्त मगर संतुलित, यहां क्या तमाशा चल रहा है? दरवाजे पर एक अधिकारी खड़ा था, लगभग 50 की उम्र। गहरे रंग की वर्दी पर 3 सितारे चमक रहे थे। वो था एसीपी राघव मेहता, थाना क्षेत्र का वरिष्ठ अधिकारी। उसकी उपस्थिति ने कमरे की हवा बदल दी। उसने एक नज़र कमरे में डाली, फर्श पर बिखरे कागड़, हिलती कुर्सी और बीच में खड़ी लेफ्टिनेंट काव्या राठौर। कुछ पल के लिए उसकी नज़र उसी पर ठहर गई, जैसे किसी पुराने आदर्श को फिर से देख लिया हो। आप कौन हैं? राघव ने शांत पर गूंजती आवाज में पूछा। काव्या ने बिना झिझक अपने बैग से आईडी कार्ड निकाला और आगे बढ़ाते हुए बोली, लेफ्टिनेंट काव्या राठौर, इंडियन आर्मी। मैं अपने भाई की बाइक लेने आई थी, लेकिन यहां मुझे प्रक्रिया नहीं, रिश्वत की मांग मिली। राघव ने कार्ड लिया, ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर उठाया। उसकी भौहें तन गईं, जैसे भीतर कोई पुराना गुस्सा जाग उठा हो। कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति की नजर अब उसी पर थी। इंस्पेक्टर विजय शर्मा की आंखें खमीन पर थीं, पसीने की एक बूंद उसके माथे से ढलकी। एसीपी ने ठंडे स्वर में पूछा, विजय क्या यह सच है? विजय ने होंठ खोले पर आवाज नहीं निकली। कुछ पल की चुप्पी के बाद राघव की आवाज और कठोर हो गई। मैंने पूछा, क्या यह सच है? विजय का गला सूख गया सर, वो पर शब्द जैसे दम तोड़ गए। काव्या ने बिना कुछ कहे मोबाइल आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर वीडियो चल रहा था, हर शब्द, हर हरकत साफ दिखाई दे रही थी। विजय का चेहरा, उसका धक्का और वो वाक्य जो उसके अहंकार की पहचान था, यहां कानून नहीं पुलिस बोलती है। कमरे की हवा अचानक भारी हो उठी, जैसे हर दीवार फैसला सुनाने लगी हो। बाहर से आती हल्की धूप अब किसी साक्ष्य की तरह कमरे में फैल रही थी। वीडियो के आखिर में काव्या की आवाज गूंजी, जब अन्याय की कहानी लिखी जाती है तो साक्षी उसका पहला अध्याय होता है। राघव ने कुछ पल स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से मोबाइल बंद कर दिया। उसने विजय की ओर देखा, तुम्हें वर्दी की कसम थी, मगर तुमने उसे दागदार किया। अभी इसी वक्त सस्पेंड किया जाता है। विजय वहीं कुर्सी पर बैठ गया, चेहरा सफेद, आंखों में न अपराध से इनकार था न बहाना। काव्या ने उसे देखा, न घृणा से न गुस्से से,
बस एक शांत नज़र से, जैसे कह रही हो कि न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। एसीपी राघव मेहता ने उसकी ओर मुड़कर कहा, आपका साहस काबिले तारीफ है लेफ्टिनेंट। अगर हर नागरिक ऐसा खड़ा हो तो यह व्यवस्था बदलने में देर नहीं लगेगी। काव्या ने विनम्रता से सर झुका लिया। उसके भीतर कुछ शांत था, कुछ दृढ़ भी। बाहर की ठंडी हवा अब कुछ और महसूस हो रही थी। उसमें एक हल्की गर्माहट थी, शायद उस सच्चाई की जो पहली बार किसी कमरे में सांस ले रही थी। जब काव्या बाहर निकली, आसमान में धुंध थोड़ी छंट चुकी थी। उसने ऊपर देखा, सूरज की हल्की किरणें धुंध को चीरती हुई नीचे आ रही थीं, जैसे ईश्वर खुद कह रहे हों कि सच कितना भी देर से निकले, उसकी रोशनी रुकती नहीं। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस दिशा बदल गई है। रात बीत चुकी थी, मगर नींद काव्या की आंखों से कोसों दूर रही। माँ की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, बेटा अब चैन से सो जा, तूने सही किया। उसने पूरी रात बस आसमान की तरफ देखा था, जैसे तारों में अपने पिता की मुस्कान खोज रही हो। अगली सुबह लखनऊ की हवा में वही ठंड थी, पर अब उसमें कल वाली बेचैनी नहीं थी। शहर के पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, और आसमान का रंग आज कुछ ह्यादा नीला था, जैसे सुकून खुद उतर आया हो। थाने के बाहर वही चाय वाला अपना स्टॉल खोल रहा था, भाप के साथ अदरक की खुशबू हवा में फैल रही थी। काव्या वहां पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आज तो आपके चेहरे पर रोशनी है। काव्या ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब बरता है, दिया शायद इसीलिए कि आज पहली बार किसी ने सच को सुना। उसने चाय का प्याला लिया, उसकी भाप ने चेहरे को छुआ, जैसे कह रही हो, अब सब ठीक है। सड़क के उस पार कुछ लोग बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, वो वही आर्मी वाली दीदी हैं जिन्होंने थाने में सच बोलने की हिम्मत की। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, अगर ऐसी बेटियां हैं तो देश में उम्मीद अभी हिंदा है। काव्या ने वो सब सुना, पर कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप चाय खत्म की और सड़क की ओर बढ़ गई। चलते चलते उसकी नज़र एक छोटे बच्चे पर पड़ी जो स्कूल जा रहा था। पीठ पर बड़ा बैग और हाथ में एक पतंग थी जिस पर लिखा था, सच्चाई की उड़ान। वो दृश्य देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद यही असली जीत है, जब सच्चाई किसी और के दिल में भी उड़ान बन जाती है। थोड़ी दूर पर उसकी नज़र अपनी बाइक पर पड़ी, वही बाइक जिसके लिए यह सब शुरू हुआ था। अब वो बस एक वाहन नहीं, एक प्रतीक थी, हिम्मत का, धैर्य का और बदलाव का। उसने हैंडल को छुआ, जैसे किसी पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ रही हो। इंजन की आवाज गूंजी, पर अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक नई शुरुआत का एहसास था। सड़क पर आगे बढ़ते हुए उसने आईने में खुद को देखा, लगा जैसे वो वही नहीं रही जो कल थी। अब चेहरे पर गुस्सा नहीं, डर नहीं, बस आत्मविश्वास था। उसे अपने पिता की बात याद आई, सच्चा सैनिक वो नहीं जो लड़ता है, बल्कि वो जो अन्याय देखकर भी मौन नहीं रहता। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, शायद आज मैंने उनके शब्दों को पूरा किया है। ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ और उसने बाइक आगे 3 स्पीड बढ़ाई। सड़क के किनारे खिले अमलतास के फूल धूप में चमक रहे थे, जैसे हर पत्ते से मुस्कान झर रही हो। हवा में अब ठंड नहीं, एक हल्की गर्माहट थी, उस भरोसे की जो फिर से हिंदा हो गया था। शहर के ऊपर आसमान का रंग गहरा नीला हो चुका था, मानो जीवन खुद कहाना कर था रहा हो, सच लौट आया है। काव्या ने हेलमेट ठीक किया और सड़क पर नजरें जमाईं, मन ही मन बोली, अब मेरी यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए है जो अब भी डरते हैं सच कहने से। सूरज अब पूरा निकल आया था, उसकी सुनहरी किरणें शहर की हर दीवार पर पड़ रही थीं, और उस रोशनी में काव्या का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसने न सिर्फ एक जंग जीती हो, बल्कि खुद को भी पा लिया हो। 3 दिन बीत चुके थे। लखनऊ की हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन इस बार उसमें बेचैनी नहीं, एक हल्की मिठास थी, जैसे किसी शहर ने पहली बार चैन की सांस ली हो। पूरे शहर में अब एक ही नाम गूंज रहा था,
लेफ्टिनेंट काव्या राठौर। वो वीडियो जो उसने थाने में रिकॉर्ड किया था अब हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर था। हर जगह उसकी बहादुरी की चर्चा थी। लेकिन उसके घर के भीतर सब कुछ वैसा ही था, सादगी से भरा, शांत और परिचित। माँ पूजा का दिया जला रही थी और रसोई से चाय की महक आ रही थी। काव्या बालकनी में बैठी थी, हाथों में वही कप और आंखों में एक अजीब थकान। मोबाइल बार बार बज रहा था। नोटिफिकेशन की आवाजें लगातार आ रही थीं। आपका वीडियो ट्रेंड कर रहा है। देश को आप पर गर्व है। आपकी हिम्मत ने हम सबको बदल दिया मैम। लेकिन वो सिर्फ हल्के से मुस्कुराई। थोड़ी देर में माँ आई और बोली, बेटा अखबार में तेरी तस्वीर छपी है। उन्होंने अखबार फैलाया। पहले पन्ने पर काव्या की वही तस्वीर थी जिस पर सूरज की रोशनी गिर रही थी। नीचे लिखा था, वो महिला अधिकारी जिसने ईमानदारी की परिभाषा बदल दी। माँ की आंखों में गर्व था, लेकिन स्वर में हल्की चिंता भी। अब बहुत लोग तुझसे उम्मीद रखेंगे, संभल कर रहना। काव्या ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैं वही कर रही हूं जो आपने और पापा ने सिखाया। सच्चाई को कभी अकेला मत छोड़ो। माँ ने उसका सर सहलाया। तू अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, सबकी उम्मीद है। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बाहर शेखर वर्मा खड़ा था, वही पड़ोसी पत्रकार। चेहरे पर उत्साह पर, आवाज में सम्मान। मैडम, आपकी कहानी आज पूरे शहर में गूंज रही है। लोग जानना चाहते हैं इतना साहस आपने कहाँ से पाया। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, साहस कहाँ से आता है यह तो पता नहीं, लेकिन जब अन्याय सामने खड़ा हो तो चुप रहना सबसे बड़ा डर बन जाता है। शेखर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे काव्या जी। वह चला गया, पर उसके शब्द जैसे हवा में रह गए, स्थिर, हल्के पर असरदार। शाम को सेना मुख्यालय से एक संदेश आया, हम तुम्हारे साथ हैं लेफ्टिनेंट, तुमने वर्दी का मान बढ़ाया है। स्क्रीन पर ये शब्द चमके तो उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने स्क्रीन को धीरे से बंद किया और गहरी सांस ली। अब उसे किसी ताली या खबर की जरूरत नहीं थी, बस भीतर की शांति काफी थी। रात को खिड़की से बाहर देखा, सड़कें शांत थीं, पर हवा में अब भी जीवन था। नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया को सलाम कराते हुए बोली, देखो मेरी गुड़िया भी काव्या दीदी है। बाकी बच्चे हंस पड़े। वो दृश्य देखकर काव्या के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उसे लगा यही उसका असली सम्मान है, जब किसी मासूम के दिल में सच्चाई खिल उठे। वो मेज के पास गई, पर इस बार डायरी नहीं खोली, बस खिड़की पर हथेली टिकाई और बाहर बहती हवा को महसूस किया। उसे लगा जवाब वही है, उसी हवा में जो आज हल्की और सच्ची लग रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो सुर्खियों में हो, बल्कि वो होती है जब कोई अनजान इंसान तुम्हारी खामोशी में अपनी हिम्मत ढूंढ ले। चांद अब खिड़की के पार था, पूरा और चमकता हुआ। उसकी रोशनी कमरे में फैल गई, दिए की लौ और स्थिर बना रही थी। काव्या ने दिए को देखा और मन ही मन कहा, अब यह खामोशी मेरी भाषा बन गई है। और उस रात जब शहर उसकी बातों से गूंज रहा था, वो बस मुस्कुरा रही थी, शांत, विनम्र और सच्ची। शायद अब उसे नाम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपने सन्नाटे में भी बोलना सीख चुकी थी। 3 दिन बाद सेना मुख्यालय से बुलावा आया, लेफ्टिनेंट काव्या राठौर, आपको दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली की सर्द सुबह में धूप की हल्की परत थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। यह वही शहर था जहां हर सच्चाई की अपनी कीमत होती है। सेना ने उसे एक राष्ट्रीय टीवी चैनल के विशेष कार्यक्रम में भेजा था। विषय था, सच की कीमत क्या होती है। स्टूडियो की तेज रोशनी, कैमरों की चमक और दर्शकों का शोर, सब कुछ एक साथ मिलकर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहे थे। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, भारत की बहादुर बेटी लेफ्टिनेंट काव्या राठौर। वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी, अपनी वर्दी के कॉलर को ठीक किया और गहरी सांस ली।
एक पल को उसे लगा कि रोशनी के इस घेरे में वो कोई किरदार बन गई है, और मन में सवाल उठा, क्या लोग मुझे समझ पाएंगे या बस एक कहानी के रूप में देखेंगे। एंकर मुस्कुराते हुए बोला, मैम, सबसे पहले तो देश आपको सलाम करता है। बताइए, उस दिन जब आपने एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ खड़े होने का फैसला लिया, क्या आपको डर नहीं लगा? काव्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, डर तो था क्योंकि मैं भी इंसान हूं, लेकिन जब अन्याय सामने खड़ा हो तो मौन रहना सबसे बड़ा डर बन जाता है। उस दिन मैंने बस अपने डर को अपने से दूर कर दिया। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कैमरों की रोशनी अब भी चमक रही थी, लेकिन हर चेहरा उसकी बातों में खो गया था। एंकर ने फिर पूछा, आपको लगता है आपने कुछ असाधारण किया? उसने सर झुकाया और शांत स्वर में बोली, नायिका वो नहीं होती जो सामने लड़ती है, बल्कि वो होती है जो सही के लिए टिके रहना जानती है, चाहे कोई देखे या ना देखे। मैंने वही किया जो हर ईमानदार व्यक्ति को करना चाहिए। दर्शकों के बीच तालियां बजने लगीं, लेकिन तभी एक पत्रकार ने उठकर सवाल किया, मैडम, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने वीडियो बनाकर पुलिस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। क्या आपको नहीं लगता कि आपसे गलती हुई? काव्या ने सीधा कैमरे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक ठहराव था और आवाज में दृढ़ता। अगर सच दिखाना प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, तो शायद हमें अपने मानक बदलने की जरूरत है। सच्चाई किसी को अपमानित नहीं करती, वो सिर्फ आईना दिखाती है, और आईना हमेशा सबको अच्छा नहीं लगता। उसके शब्द कमरे में गूंज उठे। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। एंकर ने गहरी सांस ली और कहा, आपके शब्द दिल को छू जाते हैं काव्या जी। फिर उसने पूछा, अब जब पूरा देश आपको जानता है, क्या आपको लगता है कि यह प्रसिद्धि हमेशा आपके साथ रहेगी? काव्या ने हल्की सांस छोड़ी और बोली, नाम की उम्र बहुत छोटी होती है। मैं चाहती हूं कि लोग मुझे नहीं कि आज करती है किताब जो बात है, मेरे कर्मों को याद रखें, क्योंकि सच्ची रोशनी को चेहरे की नहीं दिशा की जरूरत होती है। फिर से तालियां बजीं, लेकिन काव्या बस खामोश रही। उसे एहसास हुआ कि कुछ सच्चाइयां जवाब नहीं मांगती, वो बस सुनी जाने की प्रतीक्षा करती हैं। कार्यक्रम समाप्त। तालियां पर साथ कार्यक्रम समाप्त। कार्यक्रम की तालियां ने की जवाब तरेला हुआ। एंकर ने हाथ मिलाते हुए कहा, मैम, आज आपने बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह हल्के से मुस्कुराई। कभी कभी सोच ही सबसे बड़ा बदलाव होती है। स्टूडियो से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। शाम की हल्की धूप अब इमारतों की दीवारों पर पिघल रही थी। लोग उसके पास आकर हाथ जोड़ रहे थे। कोई फोटो खिंचवा रहा था, कोई बस मुस्कुरा रहा था, कोई बस, पर उसके भीतर अजीब सी शांति थी। उसने नजर ऊपर उठाई। आसमान में एक हल्का उजाला था, जैसे सच्चाई अब भी उसके साथ चल रही हो। उसने धीरे से खुद से कहा, अगर कभी लोग मेरा नाम भूल जाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि याद सिर्फ वो पल रहे जब किसी ने डर के बावजूद सच कहा था। उस पल दिल्ली का सारा शोर पीछे छूट गया और उसकी खामोशी ने फिर से बोलना शुरू किया, साफ, गहरी और पहले से कहीं ज्यादा सच्ची। टीवी कार्यक्रम के कुछ हफ्ते बीत चुके थे और दिल्ली की हलचल अब पीछे रह गई थी। काव्या फिर अपने अनुशासित जीवन में लौट आई थी। वही सुबह की परेड, वही कठोर प्रशिक्षण, वही शाम की चुप्पी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब लोग उसे सलाम करते, वो मुस्कुरा देती थी, पर मन में एक थकान सी रहती। उसे महसूस होता कि सच्चाई की लड़ाई में तालियां तो मिलती हैं, पर शांति नहीं। एक सुबह आदेश आया, लेफ्टिनेंट काव्या राठौर को राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में तैनात किया जाता है। खबर सुनकर उसने खिड़की से बाहर देखा। नवंबर की ठंडी हवा में धूप की चमक थी, जैसे समय उसे फिर किसी नई परीक्षा की ओर बुला रहा हो। उसने धीरे से कहा, शायद अब मौन ही मेरी अगली भाषा होगी। जैसलमेर की रेत का हर कण सूरज को चुनौती देता था।
दिन में वह सुनहरी आग बन जाती और रात में चांदनी की चादर ओढ़ लेती। वहां हवा में शोर नहीं था, बस एक गहरी खामोशी थी जो सब कुछ कह जाती थी। काव्या को वहां एक छोटे स्कूल में नियुक्त किया गया जहां जवानों के बच्चे पढ़ते थे। वह हर सुबह जाती बच्चों से बातें करती, कभी मिट्टी पर अक्षर लिखती, कभी उन्हें अनुशासन का अर्थ समझाती। एक दिन एक नन्ही बच्ची आई, हाथ में फटी हुई कॉपी थी। उसने मासूम आवाज में कहा, मैम, मैंने आपको टीवी पर देखा था। मम्मी कहती हैं, जो सच्चाई के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं। काव्या ने झुककर कहा, तुम्हारी मम्मी सही कहती हैं, लेकिन याद रखना, सच की राह में धूप भी होती है और कांटे भी। बच्ची मुस्कुराई और दौड़ गई। काव्या कुछ देर तक अलग उसे देखती रही, फिर मन में सोचा, शायद यही सच्चाई का असली असर है, जब कोई छोटा दिल उसे महसूस कर सके। अगले दिन मुख्यालय से फोन आया। आवाज में शक्ति थी, पर भीतर सम्मान भी। लेफ्टिनेंट, आपकी तैनाती की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंची है। कुछ लोग अब भी मानते हैं कि आपने अपने बयान से व्यवस्था को असहज किया, लेकिन हमें भरोसा है कि आपने सही किया। कुछ पल वहां चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, धन्यवाद सर। कभी कभी लोग मंशा नहीं समझते, लेकिन अगर इरादा साफ हो तो वक्त खुद गवाह बनता है। शाम को वह रेगिस्तान की ऊंचाई पर चली गई। सूरज ढल रहा था और रेत पर नारंगी रंग बिखर गया था। हवा उसके बालों से खेल रही थी, पर इस बार उस हवा में ठंड नहीं थी, बस एक गर्मी थी जो भीतर से आती है। उसने डायरी निकाली और लिखा, कभी कभी सच्चाई को जीतने के लिए समय से दोस्ती करनी पड़ती है, क्योंकि जब सब बोलना बंद कर दें, तब मौन ही सबसे सच्चा जवाब होता है। क्षितिज पर, जहां रेत और आसमान एक हो गए थे, वहां उसे लगा कि शायद यही जीवन की असली परीक्षा है। बिना हथियार, बिना मंच, सिर्फ नीयत के सहारे खड़ा रहना। उसने धीरे से आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, अब मुझे लड़ना बाहर नहीं, अपने भीतर के शोर से है। रेगिस्तान की खामोशी में वह वाक्य दूर तक गूंज उठा। रात का आकाश तारों से भर गया था और उस शांति में उसे पहली बार लगा कि मौन भी एक आवाज होता है, बस सुनने के लिए मन साफ होना चाहिए। रेगिस्तान की शांति अब पीछे रह गई थी और दिल्ली की ठंडी हवा फिर से उसकी जिंदगी में हलचल लेकर आई थी। 2 महीने बीत चुके थे जब काव्या जैसलमेर की रेत में अपने मन की थकान छोड़ आई थी। अब शहर लौटते ही उसने महसूस किया कि सब कुछ वैसा ही है, वही सड़कें, वही इमारतें, पर लोग बदल चुके हैं। हर अखबार, हर चैनल फिर से उसका नाम उछाल रहा था। कोई उसे सिस्टम की आवाज कह रहा था तो कोई खामोश गुनहगार। लेकिन काव्या अब इन दोनों शब्दों के बीच की सच्चाई समझ चुकी थी। सेना मुख्यालय की दीवारें उसे हमेशा से सुरक्षित लगती थीं, पर उस दिन उनमें भी एक अजीब सी सख्ती थी। गलियारों में सन्नाटा था, पर हर निगाह कुछ पूछती हुई सी लग रही थी। बैठक में ब्रिगेडियर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, काव्या, आपने जो किया वो नीयत से सही था, लेकिन अब वक्त है चुप रहकर काम करने का। कुछ लड़ाइयां तलवार से नहीं, धैर्य से जीती जाती हैं। काव्या ने बिना झिझक उत्तर दिया, जी सर, शायद अब मेरी चुप्पी ही मेरी बात होगी। ब्रिगेडियर ने सर हिलाया, जैसे एक सिपाही से नहीं, एक विचार से बात कर रहे हों। बैठक के बाद वो लंबे गलियारे में चली। दीवारों पर टंगे पुराने युद्ध चित्र उसके पिता की याद दिला रहे थे। बचपन में पिता कहा करते थे, सिपाही की सबसे बड़ी ताकत उसका मौन होता है, क्योंकि उसमें अनुशासन छुपा होता है। आज उसे इन शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ आ गया था। शाम को जब वह अपने क्वार्टर लौटी, दरवाजे के पास अखबारों का ढेर पड़ा था। पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर थी। नीचे लिखा था, वो अफसर जिसने सच्चाई दिखाई अब चुप है। क्या यह डर है या संयम? उसने अखबार उठाया, कुछ पल देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे मोड़कर एक तरफ रख दिया। खिड़की से बाहर झांका तो धुंधले आसमान में एक किरण धीरे धीरे उतर रही थी।
उसने मन ही मन कहा, लोग सवाल पूछेंगे पर जवाब वक्त देगा। अगले दिन जब वो कार्यालय पहुंची, कुछ जवान उसके पास आए। एक ने धीमे स्वर में कहा, मैम, हमने वो सब देखा था जो आपने किया। आपकी चुप्पी भी हमें बहुत कुछ सिखा रही है। काव्या ने बस हल्की मुस्कान दी और कहा, जब वर्दी पहनते हो तो हर शब्द जिम्मेदारी बन जाता है, और जब मौन रखो तो वो भी जवाब बन जाता है। इन शब्दों में कोई आक्रोश नहीं था, सिर्फ सादगी और सच्चाई थी। उस रात वह मुख्यालय की छत पर गई। नीचे शहर की रोशनियां फैली थीं और हवा में सर्दी के साथ एक हल्की नमी थी। उसने गहरी सांस ली, मानो दिल्ली का सारा शोर भीतर खींचकर फिर शांत कर दिया हो। फिर उसने मन ही मन दोहराया, कभी कभी सच्चाई को साबित करने की नहीं, बस निभाने की जरूरत होती है। जब मन साफ हो तो मौन भी वाणी बन जाता है। कुछ देर बाद ठंडी हवा चली। उसने आसमान की ओर देखा, जहां धुंध और चांदनी मिलकर एक ही रंग बन गए थे। उस पल उसे लगा कि अब कोई लड़ाई नहीं बची, न दुनिया से न खुद से। नीचे कैंप के मैदान में जवानों की आवाजें हवा में तैर रही थीं, पर उसे उनमें कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था। सिर्फ एक लय, जैसे उसकी अपनी धड़कन बन गई हो। उसने धीरे से कहा, लोग बदलते हैं, वक्त भी बदलता है, पर सच्चाई नहीं। उसे बस हर युग में नए रूप में जीना पड़ता है। और उस रात जब पूरा शहर रोशनी में नहाया हुआ था, काव्या ने महसूस किया कि उसकी खामोशी अब बोझ नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। कुछ सप्ताह बीत चुके थे जब काव्या ने अपनी खामोशी को अपनाया था। दिल्ली की हवा में अब वसंत की हल्की आहट थी। सेना मुख्यालय के प्रांगण में धूप की पीली किरणें फर्श पर बिखरी थीं। लेफ्टिनेंट काव्या राठौर अपने दस्तावेज सहेज रही थी। तभी एक संदेशवाहक अंदर आया और बोला, मैम, शाम को रक्षा मंत्रालय में विशेष समारोह है, आपको वहां उपस्थित रहना है। काव्या ने कुछ क्षण उसके शब्दों को दोहराया, फिर शांत स्वर में बोली, शायद ये भी मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। शाम होते होते दिल्ली का आसमान सुनहरी परतों में रंग गया। मंत्रालय का विशाल सभागार रोशनी और वर्दियों की चमक से जगमगा रहा था। हर कुर्सी पर अनुशासन और प्रतीक्षा का मिश्रण था। जैसे ही काव्या ने अंदर कदम रखा, कैमरों की फ्लैश एक पल को उसकी आंखों में पड़ी, फिर सन्नाटा छा गया। वह सीधी चलती हुई मंच के पास पहुंची। भीड़ में उसे वही पत्रकार दिखा जिसने कभी उसकी चुप्पी पर सवाल उठाए थे। आज उसकी आंखों में वही सवाल नहीं, बल्कि झिझक और सम्मान की मिली-जुली छाया थी। मंच पर रक्षा मंत्री आए और धीमे स्वर में बोले, आज हम उन अफसरों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म से इस संस्था की गरिमा बढ़ाई है। और अब वो नाम जिसने हमें सिखाया कि सत्य का सबसे ऊंचा रूप अनुशासन है, लेफ्टिनेंट काव्या राठौर। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर तालियों की गूंज हर कोने में फैल गई। काव्या धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ी। उसकी चाल में न गर्व था न दिखावा, बस स्थिरता थी। वो स्थिरता जो सच्चाई से आती है। मंत्री ने उसे पदक और प्रमाण पत्र दिया और कहा, देश को आप जैसी बेटियों पर गर्व है। काव्या ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, धन्यवाद सर, मैं तो बस वही कर रही हूं जो मेरी वर्दी ने मुझसे मांगा है। कार्यक्रम समाप्त होने पर वही पत्रकार उसके पास आया। उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। उसने संकोच से कहा, मैम, शायद उस दिन मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब जान गया हूं कि कभी कभी मौन भी सबसे ऊंचा उत्तर होता है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी, कोई बात नहीं, सच्चाई को समझने में देर लगे तो भी वो सच्चाई ही रहती है। वह बाहर निकली तो मंत्रालय की सीढ़ियों पर ठंडी हवा बह रही थी। आसमान में आधा चांद था और उसकी रोशनी में शहर का हर कोना नहाया हुआ लग रहा था। हवा में शांति की परत थी, जैसे समय खुद थम गया हो। सड़क के उस पार कुछ कैडेट्स खड़े होकर सलाम कर रहे थे। उनके चेहरों पर गरूर की चमक थी। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, असली सम्मान वो नहीं जो मंच पर मिलता है,
बल्कि वो जो किसी की आंखों में चमक बनकर उतरता है। रात को जब वह मुख्यालय की छत पर पहुंची, नीचे शहर की रोशनियां फैल चुकी थीं। उसने आकाश की ओर देखा और मन में दोहराया, सम्मान तब नहीं मिलता जब लोग ताली बजाएं, बल्कि तब जब मन खुद को दोषमुक्त महसूस करे। आज मुझे अपने मौन पर गर्व है, क्योंकि उसी ने मुझे सिखाया कि हर सिपाही की जीत बाहर नहीं भीतर होती है। तारे पहले से यादा साफ थे। उसे लगा जैसे पिता मुस्कुरा रहे हों और उनके शब्द कानों में गूंज उठे। सिपाही की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई है। नीचे परेड ग्राउंड से आदेशों की आवाजें हवा में घुल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब लड़ाई खत्म नहीं हुई, बस दिशा बदल गई है। उसकी मुस्कान धीमी थी पर सच्ची। उस रात जब पूरा शहर नींद में था, एक अफसर अपनी वर्दी के साथ नहीं, अपने मौन के साथ भी सम्मानित हो चुकी थी। दिल्ली की हलचल अब पीछे छूट चुकी थी। कुछ महीने बीत चुके थे उस शाम को जब काव्या ने अपने मौन से दुनिया को जवाब दिया था। अब सेना मुख्यालय से एक नया आदेश आया। लेफ्टिनेंट काव्या राठौर, आपको देहरादून स्थित सीमा सेवा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसने पत्र को ध्यान से पढ़ा और मुस्कुरा दी। यही तो वह जगह थी जहां कभी उसके सपनों ने पहली बार वर्दी का रूप लिया था। देहरादून की हवा में ठंडक थी, पर उसमें मिट्टी की एक शांत महक घुली थी। पहाड़ों के बीच बसा प्रशिक्षण केंद्र अनुशासन और आशा का मिश्रण था। जब काव्या ने कैंप में कदम रखा तो जैसे अतीत की परछाइयां उसके साथ चलने लगीं। वही परेड ग्राउंड, वही सीटी की गूंज, वही युवा चेहरों की चमक। बस अब वह प्रशिक्षु नहीं, मार्गदर्शक थी। पहले दिन की क्लास में वह मंच पर खड़ी थी। दर्जनों कैडेट्स की नजरें उसकी ओर थीं, कोई जिज्ञासु, कोई गर्वित। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता आप यहां क्यों आए हैं, सम्मान के लिए, सपनों के लिए, या किसी जिम्मेदारी के लिए। लेकिन याद रखिए, असली परीक्षा तब होती है जब सन्नाटा बोलता है। उस वक्त जवाब किताबों में नहीं, आपके विवेक में मिलेगा। कमरा बिल्कुल शांत था, हर चेहरा सोच में डूबा। फिर उसने आगे कहा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सच्चाई का मतलब होता है अकेले खड़ा रहना। लेकिन जब आप डर से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप सिपाही बनते हैं, बाकी लोग बस वर्दी पहनते हैं। उसके शब्दों में न गरज थी, न आग्रह, पर असर गहरा था। कुछ कैडेट्स की आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने भीतर कुछ नया समझ लिया हो। एक युवक ने हाथ उठाया, मैम, अगर सच बोलने से सब खिलाफ हो जाएं तो क्या करें? काव्या ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, फिर भी सच बोलो, क्योंकि जो अपने विवेक के साथ खड़ा रहता है वही सच्चा योद्धा है। शाम ढलते ढलते सूरज पहाड़ियों के पीछे चला गया था। हवा में ठंड थी पर भीतर सुकून। काव्या परेड ग्राउंड के पास बैठी आकाश को देख रही थी। उसे लगा शायद अब उसका असली काम यही है, अगली पीढ़ी को वो सिखाना जो उसने खुद जीवन से सीखा। रात को उसने खिड़की खोली। बाहर मंदिर की घंटियों की गूंज थी और आसमान में तारे बिखरे थे। उसने मन ही मन कहा, सिपाही होना सिर्फ सीमा पर खड़ा रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं की रखवाली करना है। जब इंसान अपने डर और अहंकार को जीत लेता है, तभी वह सच्चा योद्धा बनता है। अगली सुबह जब वो कैंप से निकली तो कुछ कैडेट्स रास्ते में खड़े होकर सलाम कर रहे थे। एक लड़की आगे बढ़ी और बोली, मैम, अब हमें समझ आया कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस देर से जीतती है। काव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा, यही याद रखना बेटी, हर बार जीत की आवाज ऊंची नहीं होती, कभी कभी वो खामोशी में भी गूंजती है। वह मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। पहाड़ों के ऊपर सूरज धीरे धीरे बादलों से झांक रहा था। उसे पिता की बात याद आई, सच कभी मरता नहीं, बस किसी और के होंठों से फिर बोल उठता है। सुबह की हवा में उम्मीद थी और उसके भीतर एक संतोष। उसे लगा,
शायद अब उसकी कहानी पूरी नहीं हुई, अब यह किसी और की शुरुआत बन चुकी है। और उस दिन देहरादून की हवा में सच्चाई की वही पुरानी लेकिन नई गूंज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, जब तुम सच्चे हो तो तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। देहरादून की शांत दिनचर्या के बीच ही एक नया आदेश आया, जिसने काव्या को फिर से दिल्ली बुला लिया। मुख्यालय से संदेश था, लेफ्टिनेंट काव्या राठौर, आपको रक्षा संवाद परिषद में वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यह वही वार्षिक सम्मेलन था जहां सेना, पुलिस और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि एक मंच पर आते थे ताकि सेवा और अनुशासन पर चर्चा कर सकें। पत्र पढ़कर काव्या कुछ पल के लिए मौन रह गई। दिल्ली वही शहर जहां उसकी कहानी कभी शुरू हुई थी, जहां उसने व्यवस्था को चुनौती दी थी और जहां उसका नाम कभी सवालों में घिरा था। अब वही शहर उसे वापस बुला रहा था, पर इस बार किसी बहस के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभव साझा करने के लिए। 3 दिन बाद वह दिल्ली पहुंची। वही सर्द हवा, वही शोर, वही भागती इंदगियां, पर अब उसके भीतर कोई डर नहीं था। होटल के कमरे में उसने शीशे के सामने खड़ी होकर वर्दी का कॉलर सीधा किया और मन ही मन सोचा, शायद वक्त अब मुझे सवाल नहीं जवाब देने के लिए बुला रहा है। सम्मेलन के विशाल सभागार में देश भर के अधिकारी, पत्रकार और विद्यार्थी मौजूद थे। जब उसका नाम पुकारा गया तो हॉल में एक पल को शांति छा गई। वह मंच पर पहुंची, वर्दी में, पर चेहरे पर वही सहज मुस्कान। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी सन्नाटा भी सवाल पूछता है। जब हम गलत देखते हैं और चुप रहते हैं तो वही सन्नाटा हमारे भीतर गूंजता है। मैंने बस उसी सन्नाटे का जवाब दिया था। हॉल में हर कोई सुन रहा था, जैसे हर शब्द उनके भीतर उतर रहा हो। उसने आगे कहा, सच्चाई कोई तख्त पर बैठी ची नहीं है, वो हमारे रोह के फैसलों में छुपी होती है। मैं सेना में हूं, पर सच्चाई सिर्फ वर्दी वालों की जिम्मेदारी नहीं होती। ये हर उस इंसान का कर्तव्य है जो खुद से नजरें नहीं चुराना चाहता। सच्चाई हमेशा चमकदार नहीं होती। कई बार वो थकी हुई, अकेली और धीमी होती है, पर जब हम उसे थाम लेते हैं तो डर अपने आप हार जाता है। उसके शब्द साधारण थे लेकिन असर गहरा। कुछ क्षणों के लिए पूरा सभागार मौन रहा, फिर तालियों की गूंज छा गई। लेकिन काव्या के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बस एक शांत संतोष था। कार्यक्रम के बाद एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी उसके पास आए। उनकी आंखों में आदर था। बोले, बेटी, तुम्हारी बातों में वो ताकत है जो आदेशों में नहीं, आत्मा में बसती है। काव्या ने झुककर नमस्ते किया। सर, मैं बस वही कह रही हूं जो हर जवान के भीतर पहले से है, बस किसी को उसे याद दिलाने की जरूरत थी। शाम को वह होटल से बाहर निकली। सर्द हवा में दिल्ली की वही पुरानी गंध थी, पर इस बार उसके भीतर गर्मी थी, आत्मविश्वास की। उसने सड़क किनारे चलते हुए खुद से कहा, कभी जिस शहर ने मुझे सवालों में घेरा था, आज वही शहर मेरी बातों में जवाब खोज रहा है। रात में खिड़की से बाहर बारिश की हल्की फुहार गिर रही थी। बूंदों की आवाज किसी पुराने गीत जैसी थी। उसने पिता की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, पापा, आपने जो बीज बोया था वो अब जड़ें पकड़ चुका है। उसे एहसास हुआ कि उसकी कहानी अब किसी अखबार या वीडियो में नहीं, बल्कि अनगिनत दिलों में हिंदा है। पर वक्त का अपना नियम है। जब सब कुछ शांत लगता है, तभी कोई नई परीक्षा दस्तक देती है। और उस रात दिल्ली की उस भीगी ठंड में सन्नाटा अब सवाल नहीं रहा, वो उत्तर बन चुका था। देहरादून की पहाड़ियों पर बीते दिनों की शांति अब काव्या की रोमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। हर सुबह वही परेड की सीटी, वही युवा कैडेट्स के जोश से भरे कदम और वही अनुशासन की गूंज उसके भीतर एक स्थिरता भर देते थे। लेकिन इस सकर अर्देश में परेड में के साथ ही सकर भर देते थे। शांति के बीच एक दिन एक नया आदेश आया जिसने उसकी जिंदगी की दिशा फिर से बदल दी। आदेश में लिखा था कि लेफ्टिनेंट काव्या राठौर को अस्थायी रूप से वाराणसी के क्षेत्र में भेजा जा रहा है।
जहां हाल में हुई प्रशासनिक गड़बड़ी के बाद सेना और नागरिकों के बीच विश्वास की स्थिति डगमगा गई है, उन्हें वहां संवाद और शांति स्थापित करने का कार्य सौंपा जाता है। काव्या ने पत्र को धीरे से मोड़ा। खिड़की के बाहर फैली ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन में सोचा कि हर सिपाही को कभी न कभी भरोसे की परीक्षा देनी पड़ती है। शायद यह उसकी है। अगले ही दिन वह वाराणसी के लिए रवाना हुई। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा कि देहरादून की हरियाली धीरे धीरे गंगा के मैदानों में बदल रही थी। उसे लगा जैसे प्रकृति खुद उसे एक नई दिशा की ओर ले जा रही हो, जहां उसे फिर से मनुष्यता के बीच भरोसे की लौ जलानी है। वाराणसी पहुंचते ही गंगा की नमी भरी हवा ने उसका स्वागत किया। घाटों के किनारे दीपों की कतारें जल रही थीं, लेकिन लोगों के चेहरों पर शांति नहीं, एक अनकही बेचैनी थी। शहर में अफवाहें घूम रही थीं। सोशल मीडिया पर गुस्सा और भ्रम फैल चुका था और प्रशासन व नागरिकों के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। मगर काव्या के भीतर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक स्थिर निश्चय था कि संवाद ही हर तनाव की शुरुआत और अंत दोनों होता है। शाम को उसने स्थानीय अधिकारियों और सेना के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। माहौल में तनाव था, सभी की आवाजें धीमी पर भारी थीं। एक अधिकारी ने कहा, मैम, लोग अब किसी पर भरोसा नहीं करते, न सरकार पर, न पुलिस पर, न हम पर। उन्हें लगता है हर वर्दी के पीछे कोई स्वार्थ छिपा है। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, भरोसा कोई दस्तावेज नहीं होता। जिसे दिखाया जाए उसे महसूस कराया जाता है। अगर लोगों ने हम पर से विश्वास खो दिया है तो हमें उसे कमाना होगा, आदेश से नहीं, व्यवहार से। उसके शब्दों के बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ निगाहें झुकीं, कुछ सोच में पड़ गईं। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों पर पड़ी, काव्या अपने 2 साथी अधिकारियों के साथ घाट की ओर चली। वहां पहले से कई लोग जमा थे, कुछ संदेह में, कुछ उम्मीद में। उसने किसी मंच से नहीं, सबके बीच खड़े होकर बोलना चुना। उसकी आवाज गूंजते हुए पानी की लहरों पर तैर गई। मैं यहां आदेश देने नहीं, सुनने आई हूं। बताइए, क्या चीज है जो आपको अपनी ही व्यवस्था से दूर कर रही है? भीड़ कुछ देर तक खामोश रही, फिर एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, अब किसी वर्दी में सच्चाई नहीं दिखती। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वर्दी सिर्फ कपड़ा है, सच्चाई तो उसे पहनने वाले के दिल में होती है। अगर वो खो गई है तो चलिए मिलकर उसे ढूंढते हैं। उसकी आवाज में न कोई अहंकार था, न कोई तर्क, बस अपनापन। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कुछ जवान आगे आए, कुछ महिलाएं हाथ जोड़कर बोलीं, मैडम, अगर हर अधिकारी आपकी तरह सोचता तो यहां शहर कभी नहीं जलता। काव्या ने कहा, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, बस वही याद दिला रही हूं जो हम सब जानते हैं। खारी वलन, भरोसा एक तरफा नहीं होता, वो दोनों दिशाओं में चलता है। शाम तक घाट का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां कल तक भय था, वहां अब संवाद था। बच्चे फिर से सीढ़ियों पर खेल रहे थे। हवा में राहत की महक थी। काव्या घाट के आखिरी पायदान पर बैठ गई। उसके बगल में वही साथी अधिकारी खड़े थे जो सुबह उसके साथ आए थे। एक ने कहा, मैम, आज आपने जो किया वो किसी अभियान से बड़ा है। काव्या ने बस हल्की मुस्कान दी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बस लोगों को याद दिलाया कि भरोसा अभी मरा नहीं है। उसने नजरें गंगा की ओर उठाईं। डूबता सूरज सुनहरी लहरों पर झिलमिला रहा था और उसी रोशनी में उसे पिता की आवाज सुनाई दी, हर सिपाही को एक न एक दिन विश्वास की परीक्षा देनी ही पड़ती है। फर्क बस इतना है, कुछ गोलियों से लड़ते हैं, कुछ शब्दों से। उसने आंखें बंद कीं और महसूस किया कि यह परीक्षा सिर्फ उसकी नहीं, पूरे समाज की थी। वाराणसी की उस ठंडी शाम में गंगा के ऊपर बहती हवा में
अब एक नई गर्माहट थी भरोसे की, और शायद वही भरोसा था जो सच्चाई की राह को फिर से रोशन कर रहा था। दिल्ली की जनवरी की ठंडी सुबह थी जब लेफ्टिनेंट काव्या राठौर को रक्षा मंत्रालय से बुलावा मिला। संदेश छोटा था, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। उसमें कोई कारण नहीं लिखा था, पर उसके अनुभव ने तुरंत कह दिया कि यह कोई साधारण मीटिंग नहीं है। वह जानती थी कि हर सफलता अपने साथ एक नई परीक्षा लेकर आती है, और शायद यह उसकी थी। दिल्ली पहुंचते ही उसे देहरादून की ठंड याद आई, पर यहाँ की सर्द हवा में कुछ अलग था। एक अजीब बेचैनी, जैसे हवा खुद सवाल पूछ रही हो। मंत्रालय की ऊंची इमारत के गलियारों में जूतों की आहट, फाइलों की सरसराहट और धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। जब वह मीटिंग हॉल में दाखिल हुई, वहां ब्रिगेडियर सिंह बैठे थे, साथ में कई वरिष्ठ अधिकारी और कुछ मीडिया प्रतिनिधि। माहौल गंभीर था और हर निगाह उस पर टिकी थी। बैठक शुरू हुई। एक अधिकारी ने औपचारिक स्वर में कहा, लेफ्टिनेंट काव्या, आपके वाराणसी मिशन की रिपोर्ट की समीक्षा की जा रही है। जनता की प्रतिक्रिया अच्छी रही, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संवाद किया। क्या आप अपने कदमों को सही ठहराती हैं? कमरे में सन्नाटा छा गया। फाइलें खुली थीं, लेकिन किसी की पलक भी नहीं झपक रही थी। काव्या ने सीधा सिर उठाकर शांत स्वर में कहा, सर, मैंने जो किया वो एक सैनिक ही नहीं, एक नागरिक का भी कर्तव्य था। जब जनता और व्यवस्था के बीच दीवार खड़ी हो जाती है, तो किसी को तो होना चाहिए जो पुल बने। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अगर संवाद को हस्तक्षेप कहा जा रहा है, तो मैं उसे दोहराने को तैयार हूं। उसके शब्द कमरे में कुछ पल तक गूंजते रहे। ब्रिगेडियर सिंह ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, तुम्हारे शब्द सही हैं काव्या, लेकिन याद रखो, हर सच्चाई का एक समय और स्थान होता है। हमें तुम्हारी नीयत पर शक नहीं, बस यही चाहते हैं कि तुम संयम बनाए रखो। कभी कभी मौन भी जवाब होता है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। सर, अगर मौन सच की रक्षा करता है तो मैं चुप रहने के लिए भी तैयार हूं। यह कहते हुए उसने भीतर की सारी बेचैनी को एक सांस में समेट लिया। बैठक समाप्त हो गई, पर उसकी आत्मा में जो गूंज उठी वह बहुत देर तक रही। शाम को वह दिल्ली कैंट के पुराने पार्क में चली गई। हवा में ठंडक थी और पेड़ों के नीचे चाय की हल्की महक तैर रही थी। वह एक बेंच पर बैठी अपनी हथेली में पिता की पुरानी घड़ी देखती रही, वही घड़ी जो हर मिशन में उसकी कलाई पर रहती थी। उसे याद आया, पिता कहते थे, सच्चाई कभी हारती नहीं, बस उसे वक्त का सहारा चाहिए। आज उसे लगा कि वो शब्द उसके भीतर जीवंत थे। रात को वह छत पर आई। दिल्ली की रोशनियों के बीच आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी में था। हवा में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में अजीब सी शांति थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कभी कभी सच्चाई को बोलने से ज्यादा जरूरी होता है उसे जीना। जब शब्दों की ताकत कम पड़ जाए, तब मौन सबसे ऊंचा प्रतिरोध बन जाता है। डायरी बंद करते हुए उसने ऊपर देखा। तारे धीरे धीरे चमक रहे थे, जैसे वो उसके मौन को समझ रहे हों। उस पल उसे लगा, अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना है। उसकी राह अब शब्दों से नहीं, कदमों से बनेगी। और उस रात दिल्ली की हवा थोड़ी और साफ लगी, शायद इसलिए कि उसमें अब एक सैनिक की चुप्पी घुल चुकी थी। ऐसी चुप्पी जो शब्दों से कहीं ज्यादा कहती है। देहरादून की ठंडी हवा अब इतनी तीखी नहीं रह गई थी। सर्दी ढल रही थी और सुबह की धूप में एक हल्की सी गुनगुनाहट थी। लेफ्टिनेंट काव्या राठौर ने अपने नियमित जीवन में फिर से लौटना शुरू कर दिया था। सुबह आर्क रिपोर्ट दी, आर्क रिपोर्ट दी की परेड, कैडेट्स की ट्रेनिंग, और शाम को अपनी डायरी में कुछ शांत शब्द जो दिन की थकान को सहेज लेते थे। लेकिन इस बार उसकी चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। अब वो मौन किसी असमंजस का नहीं, बल्कि समझ और संतुलन का प्रतीक था।
समय बीतता गया। जनता के बीच उसका नाम अब भी चर्चा में था, लेकिन उसके लिए वो सब दूर की बातें थीं। उसने जाना कि असली सम्मान तब नहीं मिलता जब लोग तुम्हारा नाम लें, बल्कि तब जब तुम खुद को आईने में बिना झिझक देख सको। अब उसे बाहरी मान्यता की नहीं, अंदरूनी शांति की तलाश थी। एक सुबह उसे आदेश मिला कि उसे दून घाटी के सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। वही जगह जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। जब वह वहां पहुंची तो उसे अपने शुरुआती दिन याद आ गए। वही कैंपस, वही हवा में अनुशासन की खुशबू और वही जोश जो कभी उसकी आंखों में हुआ करता था। सभागार में सैकड़ों कैडेट्स बैठे थे। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। काव्या मंच पर पहुंची और कुछ पल तक चुपचाप उन्हें देखती रही। फिर शांत स्वर में बोली, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ किस वजह से आए हैं, सम्मान पाने के लिए, कर्तव्य निभाने के लिए या किसी सपने को पूरा करने के लिए। पर एक बात याद रखिए, असली परीक्षा तब होती है जब कोई नहीं देख रहा होता। जब सच्चाई आपके सामने खड़ी होती है, तब आपका फैसला बताता है कि आप योद्धा हैं या दर्शक। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, सैनिक होना सिर्फ सीमा पर खड़े रहना नहीं है, यह अपने भीतर की सीमाओं को पहचानना भी है, अपने अहंकार, भय और क्रोध को जीतना। जब आप इन्हें पार कर लेते हैं, तभी आप असली योद्धा बनते हैं। भीड़ में से एक युवा कैडेट खड़ा हुआ और बोला, मैम, क्या कभी सच्चाई बोलने का पछतावा हुआ? काव्या ने हल्की मुस्कान दी, नहीं, क्योंकि सच्चाई बोलने से पहले डर लगता है, लेकिन उसके बाद आत्मा हल्की हो जाती है। डर और झूठ दोनों का बोझ बहुत भारी होता है और मैं हल्की रहना चाहती हूँ। उसकी बात खत्म होते ही सभागार तालियों से गूंज उठा, लेकिन काव्या बस मुस्कुराकर बैठ गई। उसे बातें से बातें से बातें से बातें से पता था कि तालियों से बड़ी चीज होती है वो शांति जो हर दिल के भीतर उतर जाती है। शाम को जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, वह अकेली पहाड़ी की ओर चली गई। सूरज ढल रहा था और आसमान पर सुनहरा रंग बिखरा था। नीचे घाटी में हल्का कोहरा उतर आया था और हवा में चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, फर्न कभी खत्म नहीं होता, बस उसकी दिशा बदल जाती है। सच्चाई की राह पर चलना अकेलापन नहीं, आत्मा की संगत है। जो इस संगत को पा लेता है, उसे और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। उसने डायरी बंद की और आसमान की ओर देखा। नीचे शहर की लाइटें झिलमिला रही थीं, जैसे अनगिनत सपनों की झलकियां। वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अब यह कहानी मेरी नहीं रही, यह उन सब की है जो सच्चाई के लिए खड़े होते हैं, चाहे सामने कोई सुन रहा हो या नहीं। रात धीरे धीरे उतर आई। हवा में हल्की ठंडक थी, पर उस ठंड में अब अपनापन था। उसने अपनी वर्दी का कॉलर ठीक किया और गहरी सांस ली। अब उसके भीतर किसी युद्ध की गूंज नहीं थी, बस एक स्थिर शांति थी जो जानती थी कि सच्चाई को चिल्लाने की नहीं, हर दिन जीने की जरूरत होती है। उस रात देहरादून की हवा थोड़ी और साफ लगी, शायद इसलिए कि उसमें एक सिपाही की ईमानदारी घुल चुकी थी। वो ईमानदारी जो किसी शोर से नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान से दुनिया को बदल देती है। इस कहानी से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि सच्चाई और ईमानदारी कभी आसान रास्ते नहीं होते, लेकिन वही इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। लेफ्टिनेंट काव्या राठौर ने हमें सिखाया कि साहस केवल गोलियों के बीच नहीं दिखता, बल्कि तब प्रकट होता है जब इंसान अन्याय के सामने चुप न रहे, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ता है। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि वहां कम टकराव है, पर वही क्षण हमारी असल पहचान बनाते हैं। अगर इस पल हम सच्चाई का साथ देते हैं, तो भले ही रास्ता कठिन हो, आत्मा को सुकून मिलता है।
यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी साहस होता है। तब जब शब्दों से हालात नहीं बदलते, पर कर्मों से बदलाव लाया जा सकता है। सच्चा वीर वही है जो दूसरों को गिराकर नहीं, खुद को ऊंचा उठाकर जीतता है। हमारे समाज को आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो ईमानदारी को आदत बनाए, न कि अवसर। चाहे आप सैनिक हों, शिक्षक हों या साधारण नागरिक, सच्चाई के लिए खड़े रहना ही सबसे बड़ी सेवा है। याद रखिए, सच्चाई को साबित करने की नहीं, निभाने की जरूरत होती है। जो अपने अंतःकरण के प्रति सच्चा रहता है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यही जीवन का असली सम्मान है। आप सब यह कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपको यह कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है जो आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर भेजें। हम उसे सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें, हमेशा खुश और सलामत रहें।